हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किया था नया चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें पहले तो हमने डिस्कस किया फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट एक्चुअल में इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है ये होती है क्या, फ्लावर। तो हमने डिस्कस किया फ्लावर का स्ट्रक्चर। जो फ्लावर है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मिलते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। इनमें से जो एंडोशियम है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव बल्ब एंड जो गाइनोशियम है ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बल्ब। तो इनमें से हमने स्टार्ट किया मेल रिप्रोडक्टिव बल्ब के बारे में, यानी कि एंडोशियम के बारे में। जो एंडोशियम होता है इसका जो सिंगल मेंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। हमने डिस्कस किया उसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो स्टेमन होता है इसमें मिलता है हमें फिलामेंट एंड एंथर। एंथर जो है इसके अंदर बनते हैं क्या, पोलन ग्रेन। हमने डिस्कस किया एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम एंथर को देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में तो हमें दिखाई देता है कैसा, टेट्रागोनल मीन्स फोर साइडेड। इसके अलावा इसके अंदर क्या मिलती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये एक्चुअल में तो सिलिंड्रिकल होती हैं, लेकिन जब हम कट करते हैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन तो ये हमें कहीं दिखाई देती हैं सर्कुलर। ठीक है, इसके अलावा ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इन्हीं का डेवलपमेंट होता है किसमें, पोलन सेक में। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इनके अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर। एंड जो माइक्रोस्पोर हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। जो माइक्रोस्पोर है इन्हीं का फिर डेवलपमेंट होता है किसमें, पोलन ग्रेन में। तो माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड होते हैं एंड जो पोलन ग्रेन है ये भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। मतलब माइक्रोस्पोर का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पोलन ग्रेन। इसी तरह से जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू पोलन सेक। ठीक है, तो इतनी जो कहानी है ये हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे एंथर की वॉल लेयर्स के बारे में, वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। एंथर की वॉल लेयर्स। देखिए एंथर के अंदर एक्चुअल में चार टाइप की वॉल लेयर्स हमें मिलती हैं। ये तो देखिए जो एंथर है इसमें होती हैं चार टाइप की वॉल लेयर। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है कौन सी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस। एंड जो एपिडर्मिस है ये होती है आउटर मोस्ट लेयर एंड इसकी मिलती है सिंगल लेयर। सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन एंथर। ठीक है, इसके बाद में जो एपिडर्मिस है इसके जस्ट नीचे कौन सी लेयर मिलती है,
एंडोथीशियम, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मिलती है हमें एंडोथीशियम, तो ये हो गई एंडोथीशियम, दिस लेयर इज एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। जो एंडोथीशियम है इसकी भी मिलती है हमें सिंगल लेयर, एपिडर्मिस उसके बाद में क्या मिलेगी, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस एंडोथीशियम दोनों कितनी होती हैं, सिंगल सिंगल लेयर होगी। इसके अंदर जस्ट बिलो द एंडोथीशियम हमें क्या मिलती है, मिडिल लेयर, तो इसके बाद में प्रेजेंट है मिडिल लेयर। ये जो है ये है मिडिल लेयर। नाउ मिडिल लेयर जो होती है, मिडिल लेयर एक्चुअल में ये मिलती है 1 से लेकर 3 लेयर। मिडिल लेयर की कितनी होती है, 1 2 3 लेयर्स, 1 से लेकर 3 लेयर। एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर की, इसको हम क्या बोल देते हैं, टेपिटम। इनर मोस्ट लेयर इज टेपिटम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टेपिटम। एंड जो टेपिटम है इसकी भी होती है सिंगल लेयर। तो आपसे पूछा जाए कि भाई जो एंथर है, एंथर की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, क्या बताएंगे आप, एपिडर्मिस। एंड एंथर की जो इनर मोस्ट लेयर है ये कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे इसमें, टेपिटम। आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस एंड इनर मोस्ट लेयर इज टेपिटम। इसके अलावा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड जो टेपिटम है इनकी तो मिलती है क्या, सिंगल लेयर, लेकिन जो मिडिल लेयर है इसकी होती है 1 से लेकर 3 लेयर। ठीक है, ये तो बात हो गई इसमें लेयर के बारे में। इसके अलावा देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, अच्छा ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको खैर हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिस्कस किया था। ये यहाँ पे ये क्या होती है, ये होती है लाइन ऑफ डेहिसेंस, ये हमने डिस्कस किया था। ये क्या होता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, मतलब उनके बीच में जो मिलता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लाइन ऑफ डेहिसेंस, मतलब जब एंथर मैच्योर होता है तो यहीं से क्या होता है, इसका डेहिसेंस होता है, मतलब जो एंथर है वो रप्चर होता है। लाइन ऑफ डेहिसेंस, इसी को हमने क्या बोला था, स्टोमियम, ऑल्सो नोन एज स्टोमियम। अच्छा हमने डिस्कस किया था, देखिए ये क्या बनाई है हमने, माइक्रोस्पोरेंजियम, टेपिटम के जो अंदर है जो माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं माइक्रोस्पोर। अच्छा माइक्रोस्पोर से भी अगर हम थोड़ा सा पहले चलते हैं, माइक्रोस्पोर को डेवलप करने वाली जो सेल होती हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पहले तो क्या बनती हैं अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे एक्चुअल में इसके अंदर पहले तो क्या डेवलप होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसी होती हैं ये, डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। कई सारी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डेवलप होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। एंड जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं इनमें फिर होता है क्या, मियोसिस। इनमें क्या होगा, मियोसिस। एंड जो मियोसिस है, मियोसिस का मतलब क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन। मतलब ये है कि इससे जो सेल बनेंगे उनमें जो प्लोइडी है वो कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोस्पोर्स है इनकी जो प्लोइडी है वो क्या हो जाएगी, हाफ, यानी कि हैप्लोइड। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, 2n है, डिप्लॉइड है। इनमें क्या हो गया, मियोसिस। जब भी किसी सेल के अंदर मियोसिस होता है तो प्लोइडी क्या होती है, जस्ट हाफ हो जाती है। तो माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कैसे हो जाएंगे, हैप्लोइड। एंड हम डिस्कस कर चुके हैं ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर ही फिर कन्वर्ट होते हैं किसमें, पोलन ग्रेन में। मतलब इनका डेवलपमेंट होता है और क्या बन जाते हैं फिर, पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर देन डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है पहले, जो कि कैसी होती है, डिप्लॉइड। एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोटिक डिवीजन। जो मियोटिक डिवीजन है उसकी वजह से क्या होते हैं, क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स। एंड जो माइक्रोस्पोर वो कैसे होंगे, हैप्लोइड होंगे। एंड दिस माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर एंड जो पोलन ग्रेन है ये कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो ये लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मिस।
तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, देखिए जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या होती है, ये होती है आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। भाई कोई भी स्ट्रक्चर हो, इवन जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे जो प्लांट है, प्लांट के अंदर भी मान लीजिए आप बात करें रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, कोई भी स्ट्रक्चर हो, किसी भी स्ट्रक्चर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सो एपिडर्मिस जो है, पहली बात तो ये कि कैसी होती है, ये सिंगल लेयर होती है, ठीक है ना, इसकी होती है सिंगल लेयर, हम देख ही चुके हैं। एंड इट इज आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर, इट इज आउटर मोस्ट लेयर। इसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एंथर। ये जो है एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिंगल लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है, एंड काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एपिडर्मिस के बारे में खैर इतना ही। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी लेयर मिलती है हमें, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम काफी इंपॉर्टेंट लेयर है। देखिए जो एंडोथीशियम है इसके बारे में हम देख लेते हैं। एंडोथीशियम, नेक्स्ट जो लेयर है ये क्या है, एंडोथीशियम। तो पहली बात तो ये कि एंडोथीशियम कहाँ प्रेजेंट होती है, एंडोथीशियम इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। इसकी भी कितनी लेयर होती है, सिंगल लेयर। अच्छा इसका काम क्या होता है, इसका काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो। अच्छा इसके अंदर मिलते हैं हमें एक्चुअल में फाइबर्स, अल्फा सेलोस के फाइबर्स मिलते हैं, दैट्स व्हाई दिस लेयर इज नोन एज फाइब्रस लेयर। एंडोथीशियम इज आल्सो नोन एज फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर, बिकॉज इट कंटेन अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। इसके अंदर क्या मिलते हैं, अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स मिलते हैं। एंड काम क्या होता है, इसका काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो एंथर का डेहिसेंस होता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई एंथर के अंदर जो 4 टाइप की लेयर होती हैं, इनमें से मेनली कौन सी लेयर है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डेहिसेंस के लिए एक्चुअल में मतलब मेनली कौन सी जो लेयर है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, तो क्या बताएंगे आप, एंडोथीशियम। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर के लिए जो एंथर की जो मेन जो लेयर रेस्पॉन्सिबल है, इट इज एंडोथीशियम, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डेहिसेंस लेयर, ठीक है ना। जो डेहिसेंस है एंथर का वो किसकी वजह से होता है, एंडोथीशियम की वजह से होता है। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर, इट इज फाइब्रस लेयर बिकॉज इट कंटेन अल्फा सेलोज फाइबर्स, ठीक है। अब देखिए जो डेहिसेंस है उसके लिए किस तरह से ये रेस्पॉन्सिबल होती है, थोड़ा सा हम इसकी जो डिटेल है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम बना रहे हैं यहाँ पे एंडोथीशियम की लेयर, ठीक है, ये हम बना रहे हैं एंडोथीशियम की लेयर। ये एंडोथीशियम की सेल्स हैं, मान लेते हैं ये इतना, ठीक है। देखिए जो लेयर है इसको आपको इस तरह समझना होगा, जैसे मान लीजिए ये जो लेयर है एंडोथीशियम की लेयर, ये एक्चुअल में ये जो हमने लेयर बनाई है एंडोथीशियम की, ये मतलब बाहर तो एपिडर्मिस है, उसके अंदर क्या है, एंडोथीशियम की लेयर। इसको आप मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं, इधर से अगर हम देखेंगे इसको बाहर से, तो जो एंडोथीशियम की जो लेयर होगी, मतलब इसकी जो सेल होंगी, इनकी जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल तो होती है थिन, एंड जो इनर वॉल है वो कैसी होती है, थिक होती है। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने ये बनाई है एंडोथीशियम की लेयर, तो एंडोथीशियम की जो लेयर है, ये जो सेल है,
अब इनकी जो आउटर वॉल है, मतलब आपने यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये आउटर वॉल है एंड ये क्या है, इनर वॉल। सो आउटर वॉल जो है ये कैसी होती है, थिन होती है। ये तो है इसमें आउटर वॉल, आउटर वॉल इज थिन एंड इधर की तरफ क्या होगी, मतलब ये वाली जो वॉल है, दिस वॉल, इनर वॉल, जो इनर वॉल है इट इज थिक। अब भाई बात ये कि जो इनर वॉल है ये थिक क्यों होती है, क्योंकि जो इनर वॉल है इस पे मिलते हैं फाइबर्स। कौन से फाइबर्स, अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स। इनर वॉल कंटेन अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। तो मान लेते हैं हम कि ये जो इनर वॉल है, दिस इनर वॉल कंटेन्स अल्फा सेलुलोज फाइबर्स एंड ड्यू टू दिस अल्फा सेलुलोज फाइबर्स दिस इनर वॉल बिकम्स थिक। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि ठीक है, चलो ये यहाँ तक। ये हमने क्या बनाए हैं, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। दीज आर अल्फा सेलुलोज फाइबर्स, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। अच्छा, इसके अलावा तो ये तो हो गई क्या, आउटर वॉल। एंड ये क्या है, ये इनर वॉल। आउटर वॉल कैसी है, थिन है। क्यों थिन है, क्योंकि इसके पास में एक्चुअल में कोई फाइबरस थिकनिंग नहीं है। दिस इज इनर वॉल, इनर वॉल कंटेन अल्फा सेलुलोज फाइबर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स थिक, है ना। ये कैसे हो जाएगी, थिक हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। इसके अलावा अच्छा, ये वाली जो वॉल है ये होती है कौन सी, इसको हम बोलते हैं रेडियल वॉल। ये जो आप वॉल देख रहे हैं ये, दिस वॉल इज रेडियल वॉल। तो जो रेडियल वॉल है, इवन रेडियल वॉल ऑल्सो कंटेन अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। जो रेडियल वॉल है इसमें भी क्या मिलते हैं, अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स मिलते हैं। रेडियल वॉल ऑल्सो possess अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। तो अल्फा सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं, अल्फा सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं ये इनर वॉल में होते हैं एंड रेडियल वॉल में भी होते हैं, लेकिन आउटर वॉल में नहीं होते। इस वजह से आउटर वॉल कैसी होती है, थिन होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो रेडियल वॉल है, दिस रेडियल वॉल ऑल्सो कंटेन कैलोस बैंड। देखिए कैलोस जो है एक्चुअल में ये होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ये जो कैलोस है इसका मिलता है डिपोजिशन कहाँ पे, रेडियल वॉल पे। जो कैलोस है ये कहाँ मिलता है, रेडियल वॉल पे। तो ये जो हमने बनाया है ये क्या है, कैलोस बैंड। कैलोस बैंड्स, ठीक है। अब देखिए पूरी कहानी को ध्यान से समझिए। आउटर वॉल कैसी है, थिन है, क्योंकि आउटर वॉल में कोई भी फाइब्रस लेयर नहीं है। दूसरी बात, जो इनर लेयर है, इनर लेयर कैसी है, थिक है। इनर लेयर इज थिक ड्यू टू अल्फा सेलुलोज फाइबर। अल्फा सेलुलोज फाइबर जो इनर वॉल है, सॉरी इनर जो वॉल है वहां पे तो होते ही हैं, उसके साथ साथ कहाँ होते हैं, ये रेडियल वॉल पे भी होते हैं। तो इनर वॉल एंड रेडियल वॉल दोनों में क्या प्रेजेंट है, अल्फा सेलुलोज के फाइबर। इसके अलावा जो रेडियल वॉल है इसके पास में तो कैलोस के बैंड भी होते हैं। जो कैलोस है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इसकी थिकनिंग भी मिलती है कहाँ पे, रेडियल वॉल पे। तो कहने वाला सिंपल सा ये आप समझ सकते हो, आउटर वॉल तो थिन है, लेकिन जो इनर वॉल है एंड जो रेडियल वॉल है, इनर एंड रेडियल वॉल कैसी होती है, थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, या तो क्या मिल रहा है, अल्फा सेलुलोज के फाइबर, या फिर क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, कैलोस के बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, आउटर वॉल थिन, इनर वॉल थिक। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये जो फाइबरस थिकनिंग है, ड्यू टू फाइबरस थिकनिंग, ड्यू टू फाइबरस थिकनिंग एंडोथीशियम due to fibrous thickening endothelium becomes hygroscopic in nature. Endothelium becomes hygroscopic in nature.
ड्यू टू फाइब्रस थिकनिंग एंडोथीशियम बिकम्स हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि ये जो लेयर होती है, जो एंडोथीशियम की लेयर है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ये होता है हाइग्रोस्कोपिक। अब देखिए होता है क्या, अच्छा पहली बात तो ये कि आपको ये टर्म ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, पहले मतलब एग्जाम के अंदर ही पूछा जा चुका है, विच ऑफ द लेयर ऑफ एंथर इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, तो क्या बताएंगे आप, एंडोथीशियम, बिकॉज इट एब्जॉर्ब वाटर, है ना, वाटर को ये एब्जॉर्ब करती है, सो इट बिकम्स हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कैसे बन गई, ड्यू टू अल्फा सेलुलोज फाइबर या ड्यू टू फाइब्रस थिकनिंग। अब देखिए होता क्या है, जब ड्राई सीजन आता है, तो ड्राई सीजन जब आएगा उस समय क्या होंगे, ये जो फाइबर्स हैं, मतलब फाइबर जो है इन्होंने क्या कर रखा है, जिस समय वाटर प्रेजेंट है उस समय तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक। जब मान लीजिए ड्राई सीजन होगा तो उस समय क्या होगा, ये वाटर को लूज करेंगे। जब वाटर को लूज करेंगे तो उस समय क्या होता है, ये जो एंडोथीशियम की लेयर है ये थोड़ी श्रिंक होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। अच्छा एक चीज और, आप देखें यहाँ पे ये वाला जो हमने सेल बनाई है, ये यहाँ पे हमने कोई भी थिकनिंग नहीं बनाई है। एक्चुअल में ये जो रीजन है यही होता है लाइन ऑफ डेहिसेंस वाला रीजन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम। ये कौन सी वाली सेल होती है, स्टोमियम वाली। स्टोमियम वाला जो रीजन है जो हमने यहाँ पे ये बनाया था एक्चुअल में, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला ये जो डिप्रेशन होता है यहाँ पे, ये वाला, ये कौन सी लाइन होती है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस, इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टोमियम। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव वाली जो सेल है स्टोमियम, ठीक है ना, यहाँ पे कोई फाइब्रस थिकनिंग, कोई डिपोजिशन नहीं मिलता है। सिंपल सी बात ये है कि जो एंडोथीशियम की लेयर है सबसे ज़्यादा वीक, सबसे ज़्यादा कमजोर कहाँ पे होती है, स्टोमियम वाले रीजन पे, क्योंकि इसके पास में कोई थिकनिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जब तक वाटर है तो जो फाइबर से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया। अब मान लीजिए ड्राई सीजन आया तो ड्राई सीजन में क्या होगा, यहाँ से वाटर का लॉस होगा। जब वाटर का लॉस होगा तो जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी, यहाँ पे श्रिंक करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है ये इवन नहीं होगा, ये थोड़ा सा अनइवन टाइप का होगा। इनर वॉल कैसी है, इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है, आउटर वॉल थिन है, तो आउटर वॉल तो क्या होती है, आउटर वॉल तो एक तरह से श्रिंक कर जाती है या कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, लेकिन इनर वॉल कैसी होती है, थिक होती है। तो जो इनर वॉल है ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे या श्रिंक यहाँ पे नहीं कर पाती है। मतलब ये कि आउटर वॉल थिन है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो इनर वॉल है वो थिक होती है, इसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, एक तरह से यहाँ पे जो टेंशन है वो जनरेट होती है। आउटर वॉल थिन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो इनर वॉल है वो थिक है, उसमें उतने उस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएंगे, तो एक तरह से यहाँ पे एक अनइवन जो टेंशन है वो जनरेट होती है। एंड ये जो लेयर होती है जब इसमें टेंशन जनरेट होती है तो एक तरह का यहाँ पे जो पुलिंग फोर्स जो है वो डेवलप होता है, एंड उस पुलिंग फोर्स की वजह से ये वाला जो रीजन होता है स्टोमियम वाला रीजन, सिंपल सी बात ये, एक तरह से पुलिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है। मान लीजिए आप कोई पुलिंग फोर्स जैसे यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई रस्सी है, रस्सी को जब पकड़ के आप इस तरह से जब खींचते हैं तो रस्सी कहाँ से ब्रेक होगी, रस्सी ब्रेक होती है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो ये जो एंडोथीशियम की लेयर है यहाँ पे क्या है कि एक तरह से ड्राई सीजन में जब वाटर को लॉस करने की वजह से आउटर वॉल श्रिंक कर रही है, जो इनर वॉल है इसमें इतने कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहे, तो अनइवन जो टेंशन है ये इस तरह से जनरेट होता है। जब टेंशन जनरेट होगा तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कहाँ पे होती है, स्टोमियम वाले रीजन पे। स्टोमियम वाला जो रीजन है यहाँ पे कोई थिकनिंग नहीं है, सबसे ज़्यादा कमजोरी यहीं पे, तो उसकी वजह से होता क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं उसकी वजह से जो एंडोथीशियम की लेयर है ये ब्रेक हो जाएगी और एंथर का क्या हो जाएगा, डेहिसेंस हो जाएगा। डेहिसेंस कहाँ से होगा, स्टोमियम वाले रीजन से, क्योंकि ये जो सेल है सबसे ज़्यादा कमजोर जो एंडोथीशियम है वो कहाँ पे होती है, स्टोमियम वाले रीजन पे, क्योंकि यहाँ पे कोई थिकनिंग नहीं है। तो स्टोमियम वाले रीजन से क्या होता है, एंथर का डेहिसेंस हो जाएगा, एंड जब डेहिसेंस होगा तो पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो लेयर है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो ये हो गया हमारा एंडोथीशियम के बारे में, ठीक है ना। जो एंडोथीशियम है इसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर है ये है मिडिल लेयर। सबसे पहले हमने क्या देगा, एपिडर्मिस के बारे में, आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद में क्या देगा, एंडोथीशियम। अब हम देखेंगे किसके बारे में, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जिसकी 1 से लेकर 3 हमें लेयर मिलती हैं।
मिडिल लेयर, मिडिल लेयर जिसकी हमें 1 से लेकर 3 लेयर मिलती हैं, ठीक है। जो मिडिल लेयर है इट इज कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटल सेल्स, मेनली किसकी बनी होती हैं ये, पेरेन्काइमेटल सेल्स की। मतलब पेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो इसे मेनली फॉर्म करती हैं, सो इट इज पेरेन्काइमेटा। इसका काम होता है फूड को स्टोर करना। इट्स फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। एंड दिस लेयर इज एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिविंग, इट इज शॉर्ट लिविंग, एफिमेरल इन नेचर, शॉर्ट लिविंग होती है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो मैच्योर एंथर है, मैच्योर एंथर के अंदर आपको जो मिडिल लेयर है ये नहीं मिलेगी। मैच्योर एंथर के अंदर जो मिडिल लेयर है ये आती है एक्चुअल में उस समय तक क्या होती है ये, जब जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो उस समय जो मिडिल लेयर है ये आती है क्या, डिजेनरेट। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो फूड है क्या करती है, इसका फंक्शन क्या, स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर इज नॉन एज न्यूट्रिटिव लेयर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो काम है वो होता है एक्चुअल में किसका, टेपिटम का। हाँ ये फूड को स्टोर जरूर करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर डज फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मतलब डज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, तो क्या बताएंगे आप यहाँ पे, मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर है ये फूड को स्टोर करती है। बट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर इज न्यूट्रिटिव लेयर, तो आप क्या बताएंगे वहाँ पे, टेपिटम। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है। इसका काम है फूड को स्टोर करना, फूड इस पे स्टोर रहता है, लेकिन जो मैच्योर एंथर है उसके अंदर ये आपको नहीं मिलती है, ठीक है। एफिमेरल इन नेचर मतलब कैसे होती है, शॉर्ट लिविंग। हो गया मिडिल लेयर के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी, टेपिटम। सबसे जो इनर मोस्ट जो लेयर है जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ये देखो ये टेपिटम। एपिडर्मिस हो चुका है, उसके बाद हम देखा एंडोथेलियम के बारे में, उसके बाद हमने देखा क्या, मिडिल लेयर के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, टेपिटम। अच्छा एक चीज आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे, हमने तो यहाँ पे इनके जो अलग अलग फंक्शन है वो डिस्कस किए कि भाई जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया किसके बारे में, एंडोथेलियम कि जो एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम इट इज इट इज फाइब्रस लेयर एंड इट हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंडोथेलियम का फंक्शन क्या होता है, डेहिसेंस में हेल्प करती है। एंड उसके बाद हमने देखा किसके बारे में, मिडिल लेयर के बारे में कि जो मिडिल लेयर है ये क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इस तरह से अलग अलग फंक्शन नहीं दिए हुए हैं। एनसीईआरटी के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडिल लेयर, इनके बारे में एक साथ लिखा हुआ है, दीज लेयर्स एक्ट एज प्रोटेक्टिव यूनिट, these layers act as protective unit and helps in dehiscence of anther, and helps in dehiscence of anther। एनसीईआरटी के अंदर कंबाइन करके लिखा हुआ है कि भाई जो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडिल लेयर होती है ये तीनों जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक साथ दिया हुआ है, तो मैक्सिमम चांस है कि इस समय तो खैर आपको एक साथ ही इनके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस, एंड आपको 4 लेयर में से किसी एक लेयर के बारे में बताना है, तब तो आप क्या बताएंगे, एंडोथेलियम। लेकिन मान लीजिए स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है, एंडोथेलियम सॉरी एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडिल लेयर दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव यूनिट एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो ये भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसी फॉर्म में ये दिया हुआ है। मतलब एक तो सिंपल सी बात ये कि एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा उसको जनरलाइज फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो लाइन है वो भी आपको याद रखनी है एंड जो स्पेसिफिक बताया मैंने वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो ये हो गया इसमें 3 लेयर के बारे में, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडिल लेयर। इसके बाद हम बात करेंगे टेपिटम के बारे में। सबसे जो इंपॉर्टेंट लेयर है वो एक्चुअल में कौन सी होती है यहाँ पे, टेपिटम।
नेक्स्ट जो लेयर है, नेक्स्ट जो लेयर है वो कौन सी है? टेपिटम। नेक्स्ट लेयर इज टेपिटम। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट लेयर है या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं इन चारों लेयर में से, वो किससे पूछे जाते हैं? टेपिटम से। इट इज innermost layer of anther and it is nutritive layer. It is nutritive layer. इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होते हैं उनको क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिटिव लेयर एंड इट इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर। जनरली देखिए इसके अंदर होता क्या है, क्योंकि इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो इसके अंदर मिलता है डेंस साइटोप्लाज्म। एंड जो न्यूक्लियस से जनरली इसके अंदर मोर देन वन मिलते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन टेपिटम। इट पजेस डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड जनरली more than one nucleus, more than one nucleus. It possesses a dense cytoplasm and generally more than one nucleus. इसमें क्या होता है? dense cytoplasm होता है एंड जो न्यूक्लियस से जनरली more than one होता है। भाई more than one nucleus का मतलब क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट। तो कैसे हो जाएगी ये मल्टी न्यूक्लिएट? दूसरी बात, जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसके पास में जो क्रोमोसोम है ये कई बार डबल हो चुके होते हैं। अगर मान लीजिए दो क्रोमोसोम हुए, सॉरी दो, अगर इसके पास में न्यूक्लियस हुए, इसका मतलब क्या हो गया कि जितना इसके पास में क्रोमोसोम का नंबर था वो क्या हो गया? जस्ट डबल हो गया। मान लीजिए अगर चार न्यूक्लियस हो गए तो क्रोमोसोम का नंबर फिर से डबल हो गया। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इसको आप क्या बोल सकते हैं? भाई कई सारे न्यूक्लियस हैं तो क्या बोल देंगे? मल्टी न्यूक्लिएट। इट बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएट। एंड कई सारे क्रोमोसोम हो गए, जो क्रोमोसोम के सेट्स है वो डबल हो चुके हैं, क्या बोल देंगे इसको? पॉलीप्लॉइड। कैसी बात है ये? मल्टी न्यूक्लिएट एंड पॉलीप्लॉइड। भाई कई सारे न्यूक्लियस हो चुके हैं तो क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट। एंड जो क्रोमोसोम है, भाई जब न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो भी क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बोल देंगे इसको हम? पॉलीप्लॉइड। ठीक है, सो इट बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएट एंड पॉलीप्लॉइड। तो ये तो कुछ जनरल चीज़ है, मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में देख लिया। इट इज न्यूट्रिटिव लेयर एंड इट पजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है इसमें होता है डिवीजन। अच्छा, न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाएगा लेकिन साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं होगा। अगर साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ था फिर तो एक से बनाती दो सेल, लेकिन क्या हुआ? जो न्यूक्लियस था उसमें हो गया डिवीजन। तो सिंगल जो न्यूक्लियस था उससे कितने हो गए? दो न्यूक्लियस हो गए। अब कई बार क्या होता है कि जो दो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड कर जाते हैं, उससे कितने हो जाएंगे? चार न्यूक्लियस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम के यहाँ पे जैसे ये सेल है, ठीक है, और इसके अंदर प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस। ये सिंगल न्यूक्लियस है तो दो क्रोमोसोम के सेट हैं, तो कैसा है? ये डिप्लॉइड है। अब क्या हुआ? ये जो न्यूक्लियस था इसमें हुआ डिवीजन। न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ लेकिन साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं हुआ। मतलब ओनली क्या होती है यहाँ पे? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो हो गई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो क्या हुआ? यहाँ पे जो न्यूक्लियस थे, भाई एक न्यूक्लियस पहले से ही था, अब क्या हुआ? एक न्यूक्लियस जो है यहाँ पे और बन गया। अब कई बार ये भी होता है कि दो जो न्यूक्लियस बने हैं ये भी डिवाइड कर सकते हैं। तो दो से कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। तो दो से हो गए कितने? चार न्यूक्लियस। तो जो कई सारे न्यूक्लियस हो चुके हैं इसी को हम क्या बोल देते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। एंड जो क्रोमोसोम है भाई सबके पास में क्या है? 2n कंडीशन प्रेजेंट है। तो पहले तो केवल 2n था, अब यहाँ पे क्या हो गया? ये 4n हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ये 8n हो चुका है।
ठीक है ना। तो जो प्लोइडी है वो भी कई बार क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, इसलिए क्या बोल देंगे इसको हम, पॉलीप्लोइड। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसमें कुछ जनरल चीज़ें टेपिटम के बारे में। अब देखेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ टेपिटम। फंक्शंस ऑफ टेपिटम। देखिए टेपिटम का जो फंक्शन है, सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये तो क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इट नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। इट नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं इनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट का फंक्शन आता है, ये कुछ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है। इट सिक्रीट्स एंजाइम्स, इट सिक्रीट्स एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। इट सिक्रीट्स एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। जो हॉर्मोन्स है ये होते हैं कुछ ग्रोथ हॉर्मोन्स। इसके अलावा जो एंजाइम है, एंजाइम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एंजाइम है इसका नाम है केलेज। इट सिक्रीट्स केलेज एंजाइम। अब देखिए होता क्या है, जो केलेज एंजाइम है उसका काम क्या है, इसका जो एंजाइम है वो कौन सा होता है, केलेज। केलेज एंजाइम, ठीक है ना। जो मैं अभी डिस्कस किया था, केलोस, केलोस अलग था। केलोस तो सबस्ट्रेट है, केलोस एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो तो क्या है, सबस्ट्रेट है। उस केलोस को जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, केलेस। केलेस एंजाइम है, केलोस एक सबस्ट्रेट है। अब देखिए होता क्या है, जब हम डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, अगर आपको पता हो कि जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो पूरी कहानी क्या थी कि देखिए सबसे पहले तो क्या बनी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस। उससे फिर क्या बने, माइक्रोस्पोर। एंड जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप हुए किसमें, पोलन ग्रेन में। लेकिन इवन इससे पहले की भी अगर थोड़ा सा एक स्टेप अगर हम और पहले जाते हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पहले बनते हैं क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अगर पूरी कहानी देखें तो होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो हमने बनाई है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें पहले तो क्या बनते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं। वो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी जो हर एक सेल है वो क्या बना सकती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आप सिंपल से बोल सकते हो कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, या उसकी कोई सेल ले लेते हैं, स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल ने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आगे कहानी सेम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, माइक्रोस्पोर बनेंगे एंड माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे किसमें, पोलन ग्रेन में। तो पहले बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू। उस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो हर एक सेल है, इट कैन डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, देखो ये जो है मान लेते हैं हम कि ये क्या है, स्पोरोजिनस सेल है। स्पोरोजिनस टिश्यू की कोई एक सेल बनाई है हमने, स्पोरोजिनस सेल। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, पहले इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डेवलप होता है, तो उसकी कोई एक सेल हमने बनाई है। देखिए जो स्पोरोजिनस सेल होती है, ठीक है, ये सेल है और ये रहा इसका न्यूक्लियस। तो जो स्पोरोजिनस सेल होती है, कई सारी होती है, क्योंकि हम बात करें पूरे स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में, है ना। टिश्यू किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो कई सारे जो स्पोरोजिनस सेल हैं, अब होता क्या है इनमें, इनमें डिपोजिशन होता है किसका, कैलोस का। इनमें डिपोजिशन होता है किसका, कैलोस का। एंड जब इनमें कैलोस डिपॉजिट होता है तो जो स्पोरोजिनस सेल है ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। मतलब जैसे ये जो स्पोरोजिनस सेल थी, स्पोरोजिनस सेल, इसमें डिपोजिशन हुआ किसका, कैलोस का। ये इसमें डिपोजिशन हुआ किसका, कैलोस का। तो जब इसमें डिपॉजिट होता है क्या, कैलोस, कैलोस की वजह से
कैलोस जब इसमें डिपॉजिट होता है तो ये जो स्पोरोजिनस सेल है, दिस स्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर तो भाई कई सारी स्पोरोजिनस सेल होती हैं। ये जो स्पोरोजिनस सेल है, जब इनमें ये कैलोस आ जाता है, स्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो हम यहाँ पे एक बना रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्पोरोजिनस सेल कई सारी होती हैं, तो हर एक जो स्पोरोजिनस सेल है इट कैन कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये क्या बन गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसी है ये, डिप्लॉयड है। ठीक है, ये जो बनाया हमने येलो में, ये क्या है, ये है कैलोस। ये क्या है, ये है कैलोस। ये कैलोस है। अब देखिए होता क्या है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 माइक्रोस्पोर्स का यहाँ पे होता है फॉर्मेशन। तो इससे बने क्या, 4 माइक्रोस्पोर्स। ये बन गए 4 माइक्रोस्पोर्स। लेकिन ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं ये अलग नहीं होते हैं, ये आपस में अटैच रहते हैं। अटैच किसकी वजह से रहते हैं, कैलोस की वजह से। भाई जो कैलोस है एक्चुअल में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में प्रेजेंट है। तो जब इसके अंदर म्यूसिस हुआ, म्यूसिस से बनती है क्या, 4 सेल। तो 4 माइक्रोस्पोर बने। चारों माइक्रोस्पोर अभी अलग नहीं है, आपस में अटैच रहेंगे। किसकी मदद से, इस कैलोस की वजह से ये आपस में अटैच रहते हैं। तो ये जो चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये अटैच रहते हैं, किसकी वजह से, कैलोस की वजह से। ये चारों आपस में अटैच्ड है। अच्छा, जो 4 ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में चारों माइक्रोस्पोर्स का, इसी को हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्योंकि चारों जो माइक्रोस्पोर हैं ये कैसे हैं, अटैच्ड है। किसकी वजह से अटैच्ड है, अटैच्ड है किसकी वजह से, कैलोस की वजह से। इसके अलावा हमने देखो डिस्कस किया कि जो माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। माइक्रोस्पोर्स का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, पोलन ग्रेन। तो इस वजह से ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसी को आप क्या बोल सकते हैं, पोलन टेट्राड। आपको पोलन टेट्राड भी लिखा हुआ मिलता है, पोलन टेट्राड। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड। अब देखिए क्या होता है, ये जो कैलोस है अब इसका यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा। इस कैलोस को डाइजेस्ट करने का जो काम है वो होता है इस एंजाइम का। कौन सा एंजाइम, केलेस एंजाइम। इस केलेस एंजाइम को कौन सिक्रेट करता है, टेपेटम। अब क्या होगा, ये चारों माइक्रोस्पोर है ये हो जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ पे रोल आता है किसका, इस केलेस एंजाइम का। दिस केलेस एंजाइम, दिस केलेस एंजाइम डाइजेस्ट। ये जो केलेस एंजाइम है ये डाइजेस्ट करता है किसको, कैलोस को। इट डाइजेस्ट कैलोस। दिस केलेस एंजाइम डाइजेस्ट कैलोस। तो ये जो कैलोस है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये हो जाएगा डाइजेस्ट। तो चारों जो माइक्रोस्पोर हैं या तो चारों जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो चारों जो ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं एक्चुअल में ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ये चारों हो गए अलग। तो ये माइक्रोस्पोर्स और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये ही डेवलप होते हैं किसमें, पोलन ग्रेन में। ठीक है ना, कैसे होते हैं ये, हैप्लोइड। तो एक तो फंक्शन इसका ही हो गया। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो क्या है, इट नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन। दूसरा फंक्शन क्या है, इट सिक्रेट्स एंजाइम एंड हार्मोन। कौन सा एंजाइम, केलेस एंजाइम। जो केलेस एंजाइम होता है ये केलेस एंजाइम डाइजेस्ट करता है किसको, कैलोस को। जब कैलोस डाइजेस्ट होगा तब ये चारों जो माइक्रोस्पोर है, 4 जो यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया इसमें 2 फंक्शन। थर्ड जो फंक्शन है इसका ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट सिक्रीट्स स्पोरोपोलिन।
इट सिक्रीट्स स्पोरोपोलेनिन। जो टेपिटम है ये क्या सिक्रीट करती है? स्पोरोपोलेनिन। देखिए जो स्पोरोपोलेनिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्पोरोपोलेनिन, इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पोरोपोलेनिन का मतलब क्या होता है? जो स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन, चलो ये, इट इज हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, highly resistant organic material. It is non-biodegradable. It is non-biodegradable. It can withstand high temperature, strong acid, and alkali solution. एंड अगर एंजाइम की बात करें, अभी तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो कि इसको डिग्रेड कर सकता है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। अभी तक तो कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो कि इसको डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके एनसाइड में दी हुई हैं। अब बात आती है कि भाई जो स्पोरोपोलेनिन है ये कहाँ मिलता है एंड इसका काम क्या होता है। पहली बात तो ये, इसको सिक्रीट कौन करता है? टेपिटम। देखिए जो पोलन ग्रेन होता है, जैसे अगर हम देखें पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, अब वैसे तो खैर आगे हम पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पोरोपोलिन के बारे में, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है पोलन ग्रेन, ठीक है, ये हमने क्या बनाया? पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है इसमें होती हैं 2 लेयर। अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं हम इंटाइन। ये तो हमने क्या बना दी? इंटाइन। अंदर वाली लेयर तो क्या होती है? इंटाइन। एंड जो आउटर लेयर है ये होती है क्या? एक्साइन। आउटर लेयर इज एक्साइन। पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है ये क्या होती है? ये होती है एक्साइन। पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है ये क्या होती है? एक्साइन। एंड ये जो एक्साइन है, ये एक्साइन एक्चुअल में किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। तो पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि एक्साइन, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। एंड जो स्पोरोपोलिन है ये होता है हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है, इसको डिग्रेड करना कोई आसान नहीं है, आप समझ सकते हो। हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कोई जो माइक्रोब है वो भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इवन आप इसको अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, या जो एल्कली सॉल्यूशन है मतलब जो पीएच है अगर आप काफ़ी ज़्यादा हाई भी कर दें, तब भी इसका जो डिग्रेडेशन है वो नहीं होता है। इवन अगर मान लीजिए अभी तक एक्चुअल में ऐसा कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है, अभी तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है जो कि इसको डिग्रेड कर सके। ये मिलता है कहाँ पे? पोलन ग्रेन की एक्साइन। मतलब पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है एक्साइन, उसको ये सिंथेसाइज करता है। अच्छा, इसी की वजह से क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है ये मतलब पोलन ग्रेन के जो फॉसिल है ये काफ़ी सही कंडीशन में हमें मिल जाते हैं। किसकी वजह से? एक्साइन की वजह से, क्योंकि जो एक्साइन है वो किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलिन की। एंड जो स्पोरोपोलिन है इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसमें केमिकल नेचर के बारे में, it is a polymer of carotenoid. अच्छा, इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछते कैसे हैं? उसमें मेनली क्वेश्चन ये होता है, स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय, एक ऑप्शन होता है हाई टेम्परेचर,
एक होता है माइक्रोब्स, एक होता है मान लीजिए इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एक ऑप्शन क्या होगा, इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे आप इसको हाई टेम्परेचर दें, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड दें, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन दें, चाहे कोई एंजाइम हम यूज़ करें, चाहे हम इसको माइक्रोब से डिग्रेड करना चाहें, लेकिन इसका जो डिग्रेडेशन है ये नहीं होता है, ये होता है काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट। एंड इसके रेसिस्टेंस की वजह से ही जो पोलन ग्रेन है ये सही कंडीशन में रहता है। इवन जो फॉसिल है, पोलन ग्रेन के जो फॉसिल हमें मिल पाते हैं, उसके पीछे भी जो मेन रीज़न है वो क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब अर्थ पे जितने भी हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उनमें से एक क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। इट इज़ पॉलीमर ऑफ कैटोनोड। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि भाई जो स्पोरोपोलेनिन है इसका केमिकल नेचर क्या है ना, मतलब ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, तो आप क्या बता सकते हैं, इट इज़ फैटी सब्सटेंस। अब वैसे तो खैर पूरा ये कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनमें से कुछ बताना हुआ तो आप क्या बताएंगे, इट इज़ फैटी सब्सटेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया स्पोरोपोलिन के बारे में। स्पोरोपोलिन को कौन सिक्रेट करता है, टेपेटम। क्या काम होता है इसका, इससे बनती है पोलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर यानी कि एक्साइन। पोलन ग्रेन के अंदर मेरी दो ही लेयर होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। इंटाइन की खैर हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए आपको याद रखना है जो एक्साइन है, एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम जो नेक्स्ट इसमें इसका फंक्शन है। इट सिक्रीट्स यूबिश बॉडीज। देखिए जो यूबिश बॉडीज हैं एक्चुअल में इनके पास में ही होता है क्या, स्पोरोपोलिन। यूबिश बॉडीज का काम होता है जो पोलन ग्रेन है उसकी एक्साइन को फॉर्म करना। दिस यूबिश बॉडीज कंटेन स्पोरोपोलिन, ठीक है ना। तो बस ये एक टर्म है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, मतलब काफ़ी पहले खैर इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यूबिश बॉडीज है इसका सिक्रेशन कौन करता है, तो टेपेटम। क्या काम होता है, पोलन ग्रेन की जो एक्साइन है उसको बनाने का ये काम करती हैं। एंड इसमें आप लास्ट लिखेंगे, जो लास्ट फंक्शन है, इट सिक्रेट्स पोलन किट मटेरियल। पोलन किट मटेरियल। अब देखिए जो पोलन किट मटेरियल है इसका काम क्या होता है एंड इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हम फिर से अगर बना लें पोलन ग्रेन, जैसे मान लेते हैं कि एक मिनट, ये जो है ये हमने बनाया क्या, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर तो कौन सी होती है, इंटाइन। इसको तो हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है, या जो आउटर लेयर है एक्चुअल में, क्योंकि मेनली दो ही लेयर होती हैं, जो आउटर लेयर है वो क्या होती है, एक्साइन, जो कि बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलिन की। तो ये हमने क्या बनाई है, एक्साइन, विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये जो पोलन ग्रेन है, अच्छा हम बात कर रहे हैं कौन से पोलन ग्रेन की, पोलन ग्रेन ऑफ, ये पूरी कहानी लिखें, पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट। इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट, पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट, मतलब ऐसे पोलन ग्रेन जिनका पोलिनेशन कौन परफॉर्म करते हैं, इंसेक्ट। भाई जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो इंसेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ और भी होते हैं, कई सारे जो पोलन ग्रेन है वो तो एयर से भी जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे पोलन ग्रेन जिनका पोलिनेशन कौन परफॉर्म करता है, इंसेक्ट, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो पोलन ग्रेन होते हैं इनमें देखिए होता है क्या है, इनमें मिलता है ये पोलन किट मटेरियल, इनमें मिलता है पोलन किट मटेरियल। ये है पोलन किट मटेरियल, ये एक तरह की येलो ऑयली लेयर होती है। ये क्या होती है, येलो ऑयली लेयर, येलो ऑयली लेयर। ये जो येलो ऑयली लेयर है, ठीक है ना, ये इसी को हम बोलते हैं क्या, पोलन किट मटेरियल। अब देखिए इसके क्या फ़ायदे हैं एक्चुअल में, येलो कलर है, तो येलो कलर जो है इसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो इस पोलन ग्रेन की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है।
पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो येलो ऑयली लेयर है ये होती है स्टिकी नेचर की। तो जब इंसेक्ट इसको विजिट करता है, जो जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी से ये अटैच हो जाता है ना, उसे स्टिक हो जाता है, ये सेकंड। इसके अलावा ये जो येलो ऑयली लेयर होती है, जो पोलन किट मटेरियल है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है एक्चुअल में इसको ये सन की जो यूवी रेज हैं उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक ना। तो इसके मेनली 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट तो क्या, येलो कलर का है तो इसकी वजह से जो इंसेक्ट है उसको ये अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात, कैसा होता है ये स्टिकी इन नेचर। स्टिकी होने की वजह से क्या होगा, जब इंसेक्ट आके इसको विजिट करेगा तो इंसेक्ट की बॉडी से क्या हो जाएंगे, उससे स्टिक हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तीसरा काम क्या होता है इसका, सन की जो हार्मफुल यूवी रेज होती है उनसे पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये फंक्शन है किसके, पोलन किट मटेरियल के। तो यहाँ पे जो टेपिटम के फंक्शन है वो होते हैं कंप्लीट, ठीक है। टोटल 5 जो फंक्शन है हमने डिस्कस किए एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं टेपिटम के बारे में, क्योंकि टेपिटम से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने स्टार्ट किया, टेपिटम इज न्यूट्रिटिव लेयर, क्योंकि क्या करती है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इसमें जनरली क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड जो इसमें न्यूक्लियस है वो होते हैं मोर देन 1, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, सो इट बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएट एंड पॉलीप्लॉइड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है, इट नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनको क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में यह है कि भाई जो मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं उसका फ़ायदा क्या है, देखिए इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि इसकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है ड्यू टू मोर देन 1 न्यूक्लियस। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म वो भी कैसा है, इसमें डेंस है, ठीक है ना। एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसके जो फंक्शन है, जो इसका फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है ड्यू टू मोर देन 1 न्यूक्लियस। इसके अलावा इट सीक्रेट्स एंजाइम एंड हार्मोन। तो इसमें जो एंजाइम है मेनली आपको याद रखना है कौन सा है, केलेस एंजाइम। केलेस एंजाइम का काम क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर बनेंगे तो चारों माइक्रोस्पोर आपस में अटैच रहेंगे, किसकी वजह से, कैलोस की वजह से। वो जो कैलोस है उसको डाइजेस्ट करने का जो काम है वो होता है किसका, कैलेस का। तो चारों माइक्रोस्पोर या जो पोलन ग्रेन है वो अलग हो जाएंगे। तीसरा फंक्शन एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्चुअल में, इट सीक्रेट्स स्पोरोपोलिन। जो स्पोरोपोलिन है ये होता है हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। कोई माइक्रोब इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई एल्कली सॉल्यूशन इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। कोई ऐसा एंजाइम अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है जो कि इसको डिग्रेड कर सकता है। ये क्या बनाता है, जो पोलन ग्रेन है उसकी जो आउटर लेयर है यानी कि एक्सैन, उसको ये सिंथेसाइज करता है। इसी वजह से आप बोल सकते हो कि जो पोलन ग्रेन है इसके जो फॉसिल है ये हमें मिल जाते हैं, ये सही कंडीशन में हमें मिल जाते हैं काफ़ी मतलब लंबे टाइम पे लंबे पीरियड के बाद में भी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा इसमें, इट सीक्रेट्स यूबिश बॉडी। जो यूबिश बॉडी है उनको सीक्रेट करता है। यूबिश बॉडी कुछ नहीं, बस एक तरह से टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कि स्पोरोपोलिन होता है एंड इनका काम होता है एक्साइन को फॉर्म करना, जो पोलन ग्रेन है उसकी एक्साइन को सिंथेसाइज करना। एंड लास्ट हमने क्या देखा, इट सीक्रेट्स पोलन किट मटेरियल। ये किसमें बनेगा, ये बनता है किसके अंदर, ऐसे पोलन ग्रेन जिनका जो पोलिनेशन है वो कौन करता है, इंसेक्ट करते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट। तो इनमें क्या होता है, जो एक्साइन होती है उसके बाहर क्या मिलेगी, येलो कलर की ऑयल लेयर होती है एंड ये होती है स्टिकी। तो येलो है तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंसेक्ट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। स्टिकी है तो जो इंसेक्ट है उससे ये अटैच हो जाएगा एंड जो सन की जो हार्मफुल यूवी रेज होती है उससे ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, जो पोलन किट मटेरियल है। तो ये हो गए यहाँ पे टेपिटम के फंक्शंस के बारे में। तो एंथर की जो वॉल लेयर्स है, 4 वॉल लेयर हम देख चुके हैं और 4 ही होती हैं। सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीशियम, उसके बाद में मिडिल लेयर, उसके बाद में क्या, टेपिटम। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर एंड जो टेपिटम है वो क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है ना। अब इसके बाद आज के लिए इसको हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद में जो डेवलपमेंट ऑफ एंथर है, मतलब एंथर का किस तरह से डेवलपमेंट होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास।